अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद मेरे इस चैनल शहीद स्कैरी डायरीज़ में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ होंगे खुश होंगे। टाइटल और थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि स्टोरी किस बारे में है। स्टोरी मैं बाद में नरेट करूँगा, पहले मैं एक छोटा सा वाकया बताता चलूँ। इसी चैनल पर जो मैंने शुरू में एक स्टोरी अपलोड की थी, कुछ उसके बारे में बताता चलूँ। मेरी कुछ फेवरेट स्टोरीज में से वो एक स्टोरी थी। अच्छा, जिन्होंने मुझे वो स्टोरी भेजी थी, अब उनके बताने में और मेरे बताने में शायद बहुत फ़र्क हो, लेकिन मैंने कोशिश की थी कि मैं इसी तरह नरेट करूं जिस तरह उन्होंने मुझे स्टोरी शेयर की थी। सीन कुछ यूं था कि वो एक पंजाब में किसी गांव से एक लेडी ने मुझे स्टोरी भेजी थी। वो बताती हैं कि जब रात का टाइम होता था तो हम लोग चारपाइयाँ बिछाकर छत पर सोया करते थे। अब ये बताती हैं कि जब हम छत पर सोया करते थे तो हमारी छत से अगर झांक के देखा जाए तो बिल्कुल साथ में एक मस्जिद का सहन था। अब सहन ये था कि वैसे तो छत की चार दीवारी थी, लेकिन कोई छत से नीचे जाए या नीचे से ऊपर तो मस्जिद में अगर कोई खड़ा हो तो वो ऊपर जाते और नीचे उतरते हुए कोई मस्जिद से इस घर में आराम से देख सकता था कि कौन ऊपर जा रहा है और कौन नीचे आ रहा है। बहरहाल अभी तक कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन एक दिन ये कहती हैं कि मेरे हस्बैंड काम के सिलसिले में शहर गए हुए थे। मैंने अपनी बहन को अपने घर बुलाया हुआ था। हम लोगों ने बिस्तर लगाए छत पर और सो गए। स्टैंड वाला पंखा हमने लगाया हुआ था। अब रात को अच्छी खासी सर्दी हुई, वो स्टैंड वाला पंखा भी हमने बंद कर दिया। माहौल में इतनी खामोशी थी और रात के तकरीबन कोई 3 से 4 बज रहे थे। अब अगर यहाँ पर जो गांव देहात वाले हैं उनको अंदाजा होगा कि रात के 3-4 बजे गांव का माहौल कितना खामोश हो जाता है। दूर दूर तक ना कोई गाड़ी, ना कोई रिक्शा, ना कोई बाइक, किसी चीज का भी शोर नहीं होता। और ये लोग रात को सो रहे थे, खामोशी थी, और फिर उन्हें ऐसा लगता है कि जो मस्जिद है उसमें थम करके आवाज आती है। अब यहाँ बताता चलूं कि इस मस्जिद में एक बेरी का दरख्त था। तो ये लोग थोड़ा बेचैन हुए कि रात में इस टाइम मस्जिद तो लॉक होती है, फिर ये मस्जिद से आवाज कैसी आई है। ये जो जिनका घर था उन्होंने अपनी बहन को उठाया, कहा कि मुझे ऐसा लगा है कि मस्जिद में कोई है। अब इनकी बहन भी परेशान हो गई, दोनों घर में अकेली थी। अब उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे जो कि सो रहे थे। फिर ये दोनों उठी चारपाइयों से। अब जो मस्जिद की तरफ दीवार थी छत की, जो बाउंड्री थी, अक्सर आपने देखा होगा कि पंजाब साइड पर जो छत की, जिन्हें बनेरे भी कहा जाता है, उन बाउंड्रीज के बीच में से कुछ ईंट निकली हुई थी, हवा के लिए शायद। अब ये लोग अपने बिस्तर से उठते हैं और दीवार के पास जाकर इस होल से इस मस्जिद में झांकते हैं तो देखते हैं एक शख्स है जिसकी हाइट जरूरत से ज्यादा लंबी है। वो शख्स वजू खाने में गया, वहां जाकर वजू कर रहा है। इसके वजू करने के बाद वो शख्स नमाज पढ़ने लगा। जब उसने नमाज मुकम्मल कर ली और उसके हाथ में कोई तस्बीह थी, इस मस्जिद के सहन में टहल रहा था। अब ये दोनों छुप कर ये मंजर पूरा देख रही थी और इन्हें बहुत डर लग रहा था। फिर थोड़ी देर बाद क्या देखती हैं कि वो शख्स टहल टहल कर उस बेरी के दरख्त पर चढ़ गया और फिर गायब हो गया। अब ये इतना डर चुकी थी और इनकी हिम्मत नहीं थी कि छत पर सोया जाए। बहरहाल इन्होंने फैसला किया कि अब हम बच्चों को गोद में उठाएंगे और जल्दी से स्पीड से ये सीढ़ियां उतर कर नीचे कमरे में चले जाएंगे। अब मसला ये था कि जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि इन सीढ़ियों से उतरता हुआ शख्स इस मस्जिद से साफ दिखाई देता था। तो इनको ये भी डर था कि हम नीचे उतरेंगे तो वो शख्स हमें कहीं देख ना ले। तो ये अल्लाह का नाम लेती हैं और एक बच्चा ये खुद पकड़ती हैं और एक वो अपनी बहन को देती हैं। वो बच्चे सो रहे थे। इन्होंने कहा कि बस इसे पकड़ लो और जितनी जल्दी हो सके हमें ये सीढ़ियाँ नीचे उतरनी है। बस इन्होंने हिम्मत की और अल्लाह का नाम लिया और इसके बाद तेजी से सीढ़ियाँ उतरती हैं। अंदर जाकर इन्होंने अपने आप को इस कमरे में बंद कर लिया। जैसे तैसे रात गुजारी और फिर सुबह इन्होंने ये मामला अपने घर वालों को बताया। उनके भाई ने जाकर मौलवी साहब से बात की और फिर पता चला
कि इस मस्जिद में कुछ नेक जिन्नात भी हैं जो रात में अल्लाह की इबादत करते हैं। डरने की कोई बात नहीं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी दोबारा इस घर में रहने की। तो एक स्टोरी थी जो शुरू में मैंने अपने इस चैनल पर अपलोड की थी, और अब चलते हैं अपनी मेन स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमें अहमद ने भेजी है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक लाजमी सुनिए, तभी आपको स्टोरी की समझ आएगी। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम शहीर भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम अहमद है और मैं डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं डेली आपकी स्टोरी सुनता हूँ। मेरा भी एक वाक़या है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये वाक़या मेरे साथ 2 दिन पहले पेश आया। तो होता कुछ यूँ है कि मेरी सिस्टर की बारात मियाँ चन्नू से आनी थी। वो लोग 5 बजे निकले थे और 12 बजे हमारे घर पहुँच गए। उसके बाद निकाह वगैरह हुआ और वो 6 बजे दुल्हन को लेकर वापस चले गए, और फिर उन्होंने 6 तारीख का वलीमा रखा था। तो हम लोगों ने यहाँ से एक फ्लाइंग कोच बुक करवाई जिसमें 18 बंदों की जगह होती है और उसके डोर ऑटोमेटिक बंद होते हैं। और हम लोग नाश्ता वगैरह करके सुबह 7 बजे अपने घर से रवाना हुए। तो रवाना होने से पहले होता कुछ यूँ है कि कुछ फैमिली मेंबर्स अचानक से रेडी हो जाते हैं कि हमने भी वलीमा अटेंड करना है और हमें भी आप साथ लेकर जाएं। हालांकि उनके जाने का पहले कोई प्लान नहीं था, अचानक से ही इन लोगों का प्लान बना था, जबकि हम लोगों ने जुगाड़ बुक करवाई हुई थी। इसमें सिर्फ 18 लोग पूरे आ सकते थे, प्लस एक ड्राइवर। इस टाइम कोई दूसरी गाड़ी भी अरेंज नहीं हो सकती थी, क्योंकि हमने वो बुकिंग भी 2 दिन पहले करवाई थी। तो हमने इनको भी इस बस में एडजस्ट कर दिया। अब इस बस में एक ड्राइवर, एक मैं, एक मेरा भाई, मेरा बहनोई, मेरी भाभी का भाई, बस हम ये मर्द थे और बाकी सब लेडीज और बच्चे थे। अब हम लोग टोटल 22 से 23 लोग हो गए थे, और वापसी पर हमें 2 लोगों को वहां से भी वापस लेकर आना था, क्योंकि हमारे यहाँ रुखसती के टाइम दुल्हन के साथ कोई ना कोई जाता है। तो मेरी सिस्टर के साथ जब भी 2 कजन्स गई थी, ताकि दुल्हन वहां पर पैनिक ना हो, जिन्हें वलीमे वाले दिन हमारे साथ वापस आना था। तो खैर हम लोग अपना सफ़र शुरू करते हैं। शादी से पहले सिर्फ मेरे वालिद और वालदा ही मियाँ चन्नू गए थे, जबकि बाकी सबका ये मियाँ चन्नू का पहला सफ़र था। और जो हमारा ड्राइवर था वो हमने अपने कज़न के रेफरेंस से बुक किया था, क्योंकि मेरा कज़न बस स्टैंड वगैरह पर काम करता है। तो उसने जो ड्राइवर हमें अरेंज करके दिया था, उसने कहा था कि ये काफ़ी अच्छा ड्राइवर है और अच्छी ड्राइविंग करता है, ये आपको सेफली लेकर जाएगा और वापस भी ले आएगा। तो इसलिए हमने उसी ड्राइवर को फाइनल कर दिया और पेमेंट भी कर दी। जब हम लोग घर से निकले और आधे घंटे का सफ़र कंप्लीट किया, तो उसने कहा मैं मियाँ चन्नू के रोड का ड्राइवर नहीं हूँ, मैं भी मुझे मियाँ चन्नू का रास्ता नहीं पता, लिहाजा आप लोग मुझे गाइड करते रहना। खैर इस टाइम हम अब और कुछ भी कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि इतनी जल्दी कोई दूसरा ड्राइवर अरेंज नहीं हो सकता था, और हम लोग घर से भी काफ़ी दूर आ चुके थे, क्योंकि सुबह का टाइम था और इतना ज़्यादा रश नहीं था, और वो काफ़ी तेज़ ड्राइव भी कर रहा था। खैर हमने GPS खोला और उसके मुताबिक हम इसको गाइड करते रहे, और वो भी जहाँ कंफ्यूज होता था गाड़ी रोक कर किसी न किसी से मियाँ चन्नू का रास्ता पूछ लेता था। तो हम लोग एक जगह से गुजरे थे जिसका नाम तो मुझे नहीं पता। उसके बाद एक 18 हज़ारी ये इलाका आता है। हमने वहाँ पर स्टे किया था और हमने 12 बजे तक तकरीबन अपना आधा सफ़र तय कर लिया था। तो 18 हज़ारी से पहले जो इलाका आता है, वहाँ तकरीबन 22 से 23 किलोमीटर सड़क के दोनों तरफ सिर्फ सहरा ही सहरा है और मैदान है। वहाँ कोई आबादी नहीं है, ज़्यादातर रेत के टीले हैं। तो दिन के टाइम जब हम वहाँ सफ़र कर रहे थे, तो वो इलाका काफ़ी प्यारा लग रहा था, क्योंकि हमने GPS में शॉर्ट रूट डाला हुआ था, जबकि मियाँ चन्नू का मेन रास्ता तो मुल्तान रोड से होकर जाता है। तो खैर हम लोग पूछते पुछाते
3 बजे अपनी सिस्टर के घर पहुंच गए। सिस्टर ने हमारा वेलकम किया, बहुत खुश हुई और थोड़ा इमोशनल भी हो गई कि घर और फैमिली से बहुत दूर आ गई थी रुखसत होकर। खैर, हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और उसके बाद हम लोगों ने रेस्ट किया। उन्होंने हमारे लिए एक अच्छा सा घर बुक किया हुआ था। वो उनके रिलेटिव्स का ही घर था, जहां इन्होंने हमारे लिए सारे अरेंजमेंट किए हुए थे। तो हमने वहां पर रेस्ट किया। उसके बाद हम लोग फ्रेश हुए और तकरीबन 7 बजे हम क्लब के लिए रवाना हो गए। वहां पर हम लोगों ने वलीमे की सेरेमनी अटेंड की, खाना वगैरह खाया और तकरीबन 10:45 पर दुल्हन से मिलकर हम अपने घर के लिए वापस निकले। वापसी पर भी हमें इसी रास्ते पर सफ़र करना था जिस रास्ते से हम लोग आए थे। वैसे तो हम सब फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे, लेकिन मेरे बहनोई इस बात के पीछे लगे हुए थे कि हम जिस रास्ते से आए हैं उस पर ड्राइवर ने काफ़ी गलत टर्न लिए थे, जिसकी वजह से हमें वापस यू टर्न लेकर आना पड़ा था और फिर हमें आगे जाना पड़ा था। तो हाल में जो दूल्हे के रिलेटिव्स थे, उनमें से किसी ने उन्हें शॉर्ट रास्ता बताया। हम लोग शादी हाल से निकले और मोटरवे पर चढ़े। तो जैसे ही मोटरवे ख़त्म हुआ तो वो शॉर्ट रास्ता जो इन्होंने बताया था, हम उस रास्ते पर चढ़ गए, लेकिन वो रास्ता भी कहीं ना कहीं जाकर वहीं 18 हज़ारी पर निकल आया और उसके बाद फिर वही रेगिस्तान वाला इलाका शुरू हो गया। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि रेगिस्तान वाले इलाके में भी पूछते पुछाते हमें 2.5 से 3 घंटे लग ही गए थे, क्योंकि जब हम लोग डेरा इस्माइल खान से आ रहे थे तो 18 हज़ारी पर हमारा आधा सफ़र मुकम्मल हुआ था। तो यकीन करें कि दिन के टाइम वो सहराई इलाका काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। धूप की वजह से रेत चमक रही थी, लेकिन रात के वक्त वो रास्ता इतना ही खौफनाक और वीरान नज़र आ रहा था। बहुत मुश्किल से हमें कोई एक आध ट्रैक्टर नज़र आता था और वो रास्ता काफ़ी लंबा था। तो खैर, ड्राइवर ने हमें कहा कि गाड़ी के अंदर वाली लाइट्स बंद कर दे जो कि सीट्स के ऊपर लगी होती हैं। तो खैर, हमने वो लाइट्स ऑफ कर दी। अब सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट ही ऑन थी और वो जितनी फुल स्पीड में गाड़ी भगा सकता था भगा रहा था। फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि वहां पर हमारे अचानक से जीपीएस हमारे मोबाइल के सिग्नल चले गए। अब मुझे याद नहीं कि दिन का टाइम जब हम लोग जा रहे थे तब भी ऐसा हुआ था या नहीं। तो मेरे बहनोई जो रास्ता गाइड कर रहे थे, उन्होंने ड्राइवर से कहा कि मोबाइल के सिग्नल चले गए हैं, यहाँ रूट है और तुम्हें इसी को कंटिन्यू करना है जब तक सिग्नल नहीं आ जाता। और फिर अचानक से चलते चलते हमारी गाड़ी रुक गई। तो ड्राइवर नीचे उतरा और उसने देखा तो बताया कि गाड़ी रेत में फंस गई है, सबको नीचे उतरना पड़ेगा। उसने पहले गाड़ी चलाने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन गाड़ी आगे नहीं हो रही थी। इसका टायर घूम रहा था लेकिन निकल नहीं रहा था, क्योंकि नीचे काफ़ी रेत थी। खैर, हम सब लोग नीचे उतरे। वहां बस अंधेरे का आलम था। दूर दूर तक हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना बंदा ना बंदे की जात। बिल्कुल ही वीरान इलाका था, सिर्फ रेत ही रेत थी। इवन के चांद भी नहीं निकला हुआ था। और ड्राइवर हमें कह रहा था कि आपने टॉर्च वगैरह ऑन नहीं करनी, क्योंकि इसने हमें कह कर डराया हुआ था कि ये डाकुओं का इलाका है और ऐसा ना हो कि कोई डाकू आकर हमें लूट ले। तो टॉर्च ऑन नहीं करनी और ना ही आवाज निकालनी है। जबकि वो माएँ जिनके छोटे बच्चे थे वो तो गाड़ी में ही बैठी रही। हमने नीचे उतरकर पीछे से गाड़ी को धक्का लगाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। हम वहां पर किसी को कॉल भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम लोग बिल्कुल सेंटर में ही थे। अगर हम मेरी सिस्टर के ससुराल वालों को कॉल करके भी बताते तो उधर से भी 3 घंटे का सफर था, और अगर आगे घर में कॉल करते तो वहां से भी किसी को आते आते 3-4 घंटे लग जाने थे। जबकि वहां हमें दूर दूर तक कोई बंदा नजर नहीं आ रहा था। वहां पर सिर्फ जैस का नेटवर्क के सिग्नल आ रहे थे और वो भी काफी वीक थे। बहुत परेशानी थी। सारी औरतें डर और सहम कर एक रोड के किनारे खड़ी थी। गाड़ी को धक्के लगा रहे थे लेकिन वो चल ही नहीं रही थी। और अचानक फिर हमें घंटी की आवाज आती है। वो घंटी जो किसी बैल के गले में डली होती है, वो बजती है तो टन टन की आवाज आती है।
और आवाज़ काफ़ी दूर से आ रही थी, तो हमने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, ये सोचकर कि हो सकता है कोई बैल वगैरह बांधा हो। इस टाइम हमने ये नोट की नहीं किया कि रात के 1 से 2 हो रहे थे। वहाँ से कोई गुजर भी नहीं रहा था, ना ही वहाँ कोई ट्रैफिक चल रही थी कि हम किसी से हेल्प मांग लें। 2-3 दफ़ा घंटी की आवाज़ आई और उसके बाद वो बंद हो गई। हम फिर से गाड़ी की तरफ लग गए। इसको धक्के वगैरह लगाते थे, कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरह गाड़ी खड्डे से बाहर निकले और हम अपने सफ़र पर रवाना हों। और थोड़ी देर बाद के बाद वो जो घंटी की आवाज़ थी वो बिल्कुल हमारे करीब से आने लगी। तो औरतें जो थीं वो काफ़ी हद तक सहम गई थी कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। ऐसा लग रहा था वो आवाज़ बिल्कुल सामने से आ रही है। तो क्या देखते हैं कि एक आदमी है और उसके हाथ में डंडा भी है और उस डंडे के ऊपर उसने घंटियां बांधी हुई हैं और वो चलते चलते हमारी तरफ ही आ रहा है। वो रेगिस्तान वाली साइड से चलकर आ रहा था, जिस तरफ रेत ही रेत थी। तो किसी की नजर पड़ी तो उसने कहा कि कोई चलकर हमारी तरफ आ रहा है और ये आवाज भी इसी तरफ से आ रही है। खैर वो एक बुजुर्ग सा आदमी था जो चलते हुए हमारी तरफ आया। तो उसने पंजाबी में हमसे पूछा कि क्या हुआ और आप रात को इस टाइम यहाँ क्यों ठहरे हो। तो हमारी एक कज़न लाहौर से आई हुई थी, उससे पंजाबी आती थी। तो उसने पंजाबी में उसे बताया कि हमारी गाड़ी फंस गई है और ये निकल नहीं रही और हमें मदद चाहिए। तो उसने कहा कि इस टाइम तो आपको यहाँ पर किसी किस्म की मदद नहीं मिल सकती और इस टाइम यहाँ पर ट्रैफिक नहीं चलती और ये इलाका भी काफ़ी ख़तरनाक है। तो उसने कहा कि थोड़ी दूर ही हम लोगों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है, औरतें और बच्चे हमारे साथ चढ़कर वहां बैठे जब तक इस मसले का कोई हल नहीं निकलता। तो हमने कहा कि ठीक है, हमारे साथ औरतें और बच्चे हैं, सड़क पर खड़े होने से बेहतर है कि ये किसी सेफ जगह जाकर बैठ जाएं। तो मेरी भाभी का भाई और बहनोई औरतों और बच्चों को लेकर इस तरफ जाने लगे जहां पर इन्होंने अपना कोई ठिकाना बनाया हुआ था, जबकि मेरा बड़ा भाई और वो ड्राइवर गाड़ी के पास ही रुके कि जब तक हमें कोई हेल्प नहीं मिल जाती। हमें वहां पर रेस्क्यू टीम का नंबर भी नहीं पता था, उनका क्या नंबर है और उन्हें कैसे बुलाना है। वो सब तो चले गए थे और हम तीनों पीछे अकेले रह गए थे। हम गाड़ी को धक्के वगैरह लगा रहे थे, गाड़ी बिल्कुल खाली हो गई थी, लेकिन फिर भी वो वहां से नहीं निकल रही थी। तो अचानक ही वहां पर एक बहुत काले रंग का बिच्छू रेत की एक तरफ से निकला और दौड़ दौड़ कर दूसरी तरफ चला गया, जिस पर मेरी अचानक नजर पड़ी। तो मैंने अपने भाई से कहा वो देखें इतना बड़ा बिच्छू है। तो भाई ने कहा कि अगर यहाँ पर एक बिच्छू है तो और भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये हमें नुकसान पहुंचा दे या कोई और जहरीली चीज हमें ना काट ले। हम इस रोड पर रुके हुए थे कि थोड़ी देर बाद हमें ऐसा लगा जैसे बहुत सारी औरतें आपस में विस्परिंग कर रही हैं। ये तो समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बातें कर रही हैं, लेकिन उनकी आवाज हमें साफ सुनाई दे रही थी, क्योंकि वहां पर साथ में ही कुछ झाड़ियां थी और हमें लग रहा था कि उन झाड़ियों में से सरगोशियों की आवाज आ रही है। तो खैर हमने इस बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन इस टाइम मेरे दिमाग में आपकी कुछ स्टोरीज आ रही थी जो मैंने पहले सुन रखी थी, सफर वाली और ट्रक ड्राइवर वाली। तो सारी स्टोरीज मेरे दिमाग में रिवाइंड हो रही थी कि खुदा न करे कि हमारे साथ कोई ऐसा हादसा हो या फिर कोई और मसला हो जाए या डाकू वगैरह। हम हर तरफ की कोशिश कर रहे थे कि हमारी गाड़ी बाहर निकल आए। थोड़ी देर के बाद वो स्प्रिंग की आवाज बंद हो गई और फिर हमें ऐसा लगा कि कुछ औरतें आपस में बात कर रही हैं और बाकायदा हंस रही हैं। वो आवाजें हमें बिल्कुल अपने करीब से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जो झाड़ियां हमारे पीछे हैं उनमें कुछ औरतें बैठी हैं और बातें कर रही हैं। इन झाड़ियों से सरसराहट के और पत्ते हिलने की आवाज भी आ रही थी। तो मैंने अपने भाई से कहा कि यहाँ पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई चीज है। मैंने अपने भाई से कहा कि मैंने ऐसी कहानी सुनी है कि इन इलाकों में रेगिस्तान या मैदानी इलाकों में जिन वगैरह होते हैं। तो भाई ने कहा कि कुछ नहीं होता, ऑलरेडी हम इतनी टेंशन में हैं, तुम बस गाड़ी पर ध्यान दो और उसे धक्का लगाओ। उसने कहा
کہ ایک سنسان علاقہ ہے اور یہاں پر آواز کافی زیادہ گونجتی ہے، تو یقیناً دور دراز آبادی میں سے کسی کی آواز آ رہی ہوگی، یا پھر ہماری ہی اور تھوڑی ہی دور بیٹھی ہوئی ہیں، وہ آپس میں باتیں کر رہی ہیں۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جو وقفہ سے ہمیں ہنسنے کی آواز آ رہی تھی، وہ رونے میں بدل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دھاڑ دھاڑ کے اور چیخ چیخ کے رو رہا ہے۔ وہ آواز بہت ہی خوفناک تھی، نہ تو کسی مرد کی طرح اور نہ ہی کسی عورت کی اور نہ ہی کسی بچے کی اور نہ ہی کسی جانور کی تھی۔ ہم نے اپنی پوری زندگی میں آواز بھی کبھی نہیں سنی تھی۔ کچھ ٹائم کے لیے تو ہمارا ڈرائیور بھی سہم گیا اور ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ وہ آواز ہمارے سامنے کافی بڑی جھاڑی تھی اور اس کے پیچھے سے وہ آواز آ رہی تھی۔ کیونکہ وہ آواز ہمارے سامنے کافی بڑی جھاڑی تھی اور اس کے پیچھے سے وہ آواز آ رہی تھی۔ اس ٹائم ہم اتنا ڈر گئے تھے کہ میری آنکھیں کانپ رہی تھی اور ہمارے ہوش اڑ گئے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ بس ہمارے ساتھ جو ہونا تھا وہ اب شروع ہو گیا ہے۔ تو ڈرائیور نے کہا کہ گاڑی کے اندر بیٹھ جاؤ، اور ہم لوگ جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹھ گئے اور جو اس کا آٹومیٹک ڈور تھا وہ بند کر دیا۔ تو میرے موبائل میں اللہ کے 99 نام تھے، میں نے وہ پلے کر لیے اور پھر رونے کی آواز آہستہ آہستہ کم ہونے لگ گئی اور پھر وہ آوازیں بند ہو گئی۔ تو ہم سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، اگر ہم گاڑی سے باہر نکلے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اور ہمیں ابھی اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی ریسکیو کرنا ہے۔ تو میرے بھائی اور ڈرائیور نے گاڑی سے نکل کر اونچی اونچی آواز لگانا شروع کر دی کہ ہمارے پاس آ جاؤ، وہاں پر اکیلے مت رہو۔ تو وہ لوگ زیادہ دور نہیں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے سامنے ہی نظر آ رہے تھے۔ وہاں ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی جس پر تنکوں کی چھت ڈلی ہوئی تھی۔ وہ لوگ وہاں پر بیٹھے تھے اور وہ بوڑھا آدمی بھی وہیں پر تھا۔ تو جیسے ہی ان تک آواز پہنچی تو سارے لوگ بھی آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ہم نے ان کو تو کچھ نہیں بتایا، بس ہم نے اپنے بہنوئی کو اور اپنے بھابھی کے بھائی کو بتایا تھا کہ یہاں پر اس طرح کے معاملات ہیں اور یہ سب ہو رہا ہے۔ اب ہم گاڑی کو دھکا لگانے کے لیے بھی نہیں اتر سکتے تھے، کیونکہ ہمارا ڈرائیور کافی زیادہ ڈر گیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں باہر کون سی مخلوق ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ آوازیں اتنی خوفناک تھی کہ کسی کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ گاڑی سے باہر نکلے۔ پھر بھی ہمارے ساتھ عورتیں تھیں، بچے تھے، کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا نا۔ ہم لوگ گاڑی سے باہر نکلے اور اسے دھکا لگانے لگے، کیونکہ اب گاڑی میں وزن زیادہ ہو گیا تھا تو گاڑی ہل بھی نہیں رہی تھی۔ ابھی ہم دھکا لگا ہی رہے تھے کہ گاڑی کے اوپر کسی نے بہت زور کی کوئی چیز ماری اور ایک دم کر کے آواز آئی۔ وہ آواز اتنی زوردار تھی کہ گاڑی کے اندر جو عورتیں بیٹھی تھیں ان کی چیخیں نکل گئی۔ گاڑی کے پیچھے جو سیڑھی لگی ہوئی تھی، ڈرائیور نے اس پہ چڑھ کر دیکھا تو چھت پر کچھ بھی نہیں تھا، مگر جس جگہ پر گاڑی کو ہٹ ہوا تھا وہاں پر ایک چھوٹا سا گڈھا بن گیا تھا، یعنی ڈینٹ آ گیا تھا۔ خیر اس نے بتایا نہیں اور وہ نیچے اتر آیا اور کہا کہ اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ہم سب گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے اور گاڑی کی کھڑکیاں اور دروازے لاک کر دیے، اور جس کو جو آتا تھا اس نے پڑھنا شروع کر دیا کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ہمیں دور سے ایک روشنی آتی ہوئی دکھائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی گاڑی آ رہی ہے، اور جب وہ قریب آئی تو پتہ چلا کہ وہ ایک ٹریکٹر تھا۔ تو ہمیں تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ یہاں پر ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے۔ وہ بالکل ہمارے سامنے سے آ رہا تھا۔ ہم نے سوچا کہ جیسے ہی یہ لوگ ہمارے پاس پہنچیں گے ہم ان سے ہیلپ لیں گے۔ تو جب وہ لوگ پاس آئے تو وہ 3 لوگ تھے۔ انہوں نے بالکل ہماری گاڑی کے پاس آ کر ٹریکٹر روکا اور ہم سب سے پوچھا کیا مسئلہ ہے۔ تو ہم نے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے کہ ہماری گاڑی ریت میں پھنس گئی ہے اور اس کو نکالنے میں ہماری مدد کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ لوگوں کے پاس ایک رسی ہے؟ تو اللہ کا شکر تھا کہ ہمارے ڈرائیور کے پاس ایک رسی تھی۔ تو اس ٹریکٹر والے نے رسی کو اپنے ٹریکٹر کے ساتھ باندھا اور اس کی دوسری نوٹ کو ہم نے اپنی گاڑی کے ساتھ باندھا۔ تو اس نے جیسے ہی ٹریکٹر کو ریس دی تو گاڑی کھڈے سے نکل آئی۔ تو اس ٹریکٹر والے نے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟
और कहाँ जा रहे हैं? तो ड्राइवर ने बताया कि हम लोग मियाँ चन्नू से आ रहे हैं और डेरा इस्माइल खान जाना है। यहाँ हम एक वलीमा अटेंड करने आए थे और हमारे साथ ये हादसा हुआ है और हमें इस तरह की आवाजें आई हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जगह काफी पुरअसरार है और यहाँ पर काफी लोगों के साथ वाकयात हो चुके हैं। उसने कहा कि आप लोग इस रूट से क्यों आए हैं? उसने एक और रास्ता बताया था आपको उस तरफ से जाना चाहिए था। वो रास्ता थोड़ा लंबा है लेकिन वो बिल्कुल सेफ है और इस रास्ते पर ट्रैफिक भी होती है। रास्ता काफी वीरान है और यहाँ पर कोई नहीं आता जाता और कोई ट्रैफिक नहीं होती है। तो किस्मत से हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, वरना आप लोग सारी रात यहाँ पर फंसे रहते और कोई भी हादसा हो सकता था। तो उसने कहा कि जितना जल्दी हो सके आप अपनी गाड़ी को इस इलाके से निकाल लो। तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट का रास्ता बाकी था जो हम लोगों ने क्रॉस करना था। तो हमारा ड्राइवर फुल स्पीड से गाड़ी चला रहा था। वो नहीं देख रहा था कि क्या है और क्या नहीं, बस वो गाड़ी को भगा रहा था। गाड़ी की लाइट्स ऑफ थी। पहले हम लोग जो म्यूजिक वगैरह लगा कर सुन रहे थे बिल्कुल बंद कर दिया था और हम सब सहम कर बैठे हुए थे। तो ड्राइवर ने चलते चलते अचानक से यकदम गाड़ी को ब्रेक लगा दी और यकदम से नीचे उतरा और गाड़ी के इधर उधर और नीचे देखने लग गया और फिर से गाड़ी में आकर बैठा और उसने गाड़ी स्टार्ट की। उसको पसीने भी आ रहे थे। हालांकि बाहर का माहौल काफी ठंडा था जब हम लोग नीचे उतरे थे, लेकिन फिर भी इसको पसीने आ रहे थे। इस गाड़ी का एसी भी ऑन था। तो मेरा भाई फ्रंट सीट पर बिल्कुल ड्राइवर के साथ बैठा था। तो उसने पूछा कि क्या हुआ है। उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा है जैसे कोई रेगिस्तान वाली साइड से बच्चा आया और रोड में आकर खड़ा हो गया, इसलिए मैंने अचानक से ब्रेक लगाई है क्योंकि मेरी गाड़ी बिल्कुल उसके ऊपर से गुजरी है। तो मैंने सोचा शायद वो बच्चा नीचे गाड़ी के आ गया और जब मैंने नीचे उतर कर देखा तो नीचे कोई भी नहीं था और मैं बहुत ज्यादा डर गया था और मुझे लगा कि ये कोई बच्चा नहीं है बल्कि कोई और ही मखलूक है। अब हमने वो रेगिस्तान वाला इलाका क्रॉस कर लिया था और जब हम थोड़ा आगे पहुंचे तो फिर एक ऐसा इलाका आया जो फिर से वीरान था। वहां पर बहुत ज्यादा आबादी नहीं थी, बस इक्का दुक्का घर थे, खेत भी थे और एक छोटा सा होटल बना हुआ था। तो ड्राइवर ने वहां पर गाड़ी रोकी और कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है और वॉशरूम गया। फिर उसने अपने लिए चाय मंगवाई। हम लोग भी वहां पर उतरे, खुद को थोड़ा रिलैक्स किया। माइंड को चेंज करने के लिए हम उस होटल पर जाकर बैठे, थोड़ा माइंड को फ्रेश किया क्योंकि अभी काफी लंबा सफर पड़ा था। डेरा इस्माइल खान का तकरीबन 2 से 3 घंटे हमें और लग जाने थे। अभी हमने ड्राइवर वाले होटल से तकरीबन 20 से 25 मिनट का ही सफर किया होगा कि हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। तो फिर ड्राइवर ने सबको कहा कि नीचे उतर जाएं, टायर पंक्चर हो गया है। तो सब सड़क के एक साइड पर होकर खड़े हो गए। वहां पर थोड़ी बहुत ट्रैफिक चल ही रही थी। रात के 2:30 का टाइम हो रहा था तो वो रोड बिल्कुल सुनसान नहीं था। बड़े बड़े ट्रक और पेट्रोल वाले टैंकर गुजर रहे थे। तो ड्राइवर ने कहा कि मेरी गाड़ी में स्टेपनी पड़ी है, अब वो ड्राइवर अकेले टायर चेंज नहीं कर सकता था, इस तरह से ज्यादा टाइम लग जाना था। तो मैंने मेरे भाई और मेरे भाभी के भाई ने उसके साथ हेल्प करवाई और गाड़ी का टायर चेंज किया। हमें टायर चेंज करने में 20 से 25 मिनट लग गए थे। हम लोग फिर से गाड़ी में बैठे और अपना सफर कंटिन्यू किया। तो पता नहीं ड्राइवर को क्या हुआ और उसके माइंड में क्या आया कि मेरा बहनोई जो उसे रास्ता गाइड कर रहा था, उन्होंने कहा कि आगे से राइट टर्न लेना है। हालांकि उन्होंने 2 से 3 दफा उसे ये कहा था, लेकिन उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया और वो सीधा चला गया। तो जैसे ही उसने सीधे वाला रास्ता लिया तो हम जीपीएस में देख रहे थे, तो अगर वो सही टर्न लेता जो हम उसे बता रहे थे तो हमें घर पहुंचे में 2 घंटे और 4 मिनट लग रहे थे। तो जैसे ही उसने सीधा वाला रास्ता लिया उसमें मजीद टाइम ऐड हो गया, वो 2 घंटे और 46 मिनट का रास्ता हो गया था। तो मेरे बहनोई को गुस्सा आया और उसने कहा कि मैं इसको बोल भी रहा था कि इधर मुड़ जाओ, लेकिन वो नहीं मुड़ा और आगे जाकर भी मैंने इसे कहा कि वापस मुड़ो
तो भी उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप ड्राइविंग कर रहा था। तो मेरे बहनोई ने जीपीएस बंद कर दिया और कहा कि सुनता तो वैसे ही नहीं है, अब इसको जहां ले जाना है ले जाए। और आप यकीन माने कि जब हम इसी रास्ते से जा रहे थे तो हमें गाड़ी की छत से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। पहले तो भाई और बहनोई ही लोग ये समझ के गाड़ी के अंदर से कोई बच्चा रो रहा है, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा था। मेरे भाई ने गुस्से से कहा कि बच्चे को चुप कराओ। तो गाड़ी में जितनी भी लेडीज बैठी थी और जिनके पास बच्चे थे, उन्होंने कहा कि हम में से किसी का बच्चा नहीं रो रहा। और जब हमने गौर किया तो पता चला कि ये आवाज छत के ऊपर से आ रही है और ऐसा लग रहा था जैसे वो 1 या 2 साल का बच्चा हो। वो छत के ऊपर बैठा है और रो रहा है। तो हम सब फिर से डर गए, क्योंकि सबके माइंड में ये था कि हम जिस जगह से आ रहे हैं और जो वाकया हमारे साथ हुआ है और अब ये बच्चे के रोने की आवाज, इस टाइम तक हमारे मोबाइल में सिग्नल भी आ चुके थे। तो हम लोगों ने आयतुल कुर्सी और सूरह रहमान लगा दी। आहिस्ता आहिस्ता वो रोने की आवाज बंद हो गई। तो जब तक हम लोग घर नहीं पहुंचे, हम लोगों ने मोबाइल पर कोई ना कोई तिलावत लगाए रखी। हमें बार बार गाड़ी की छत के ऊपर टैप करने की आवाजें आती थी। कभी ऐसा लगता था कि गाड़ी के बैक साइड पर जो शीशा है वहां पर किसी ने आकर बहुत जोर से थप्पड़ मारा, और कभी लगता था कि साइड वाली विंडो पर आकर किसी ने बहुत जोर का थप्पड़ मारा, और कभी लगता था कि गाड़ी के साथ कोई चीज आकर टकराई है। लेकिन ये मेरे अल्लाह का करम था, और फिर कुछ ड्राइवर का भी कमाल था कि उसने हमें सेफली घर पहुंचा दिया था। घर पहुंचते पहुंचते भी हमें 5:30 या 6 हो गए थे। तो जब हम लोग घर पहुंचे और ड्राइवर ने गाड़ी की छत के ऊपर जाकर देखा कि कोई नुकसान तो नहीं हुआ, तो कहता है कि गाड़ी की छत पर इस तरह से रोशनी के निशान थे कि इस जगह से गाड़ी का पेंट भी उतर गया था। वो निशान इस तरह के थे कि जब कोई बड़ा जानवर अपने पंजे से नोचता है, हमने खुद वो निशान गाड़ी की छत पर देखे थे। तो डेरा इस्माइल खान में दाखिल होने से पहले एक ब्रिज आती है जो पक्की पुल के नाम से मशहूर है। तो जब हम लोग वहां पहुंचे तो अक्सर के मोबाइल की बैटरियां डाउन हो गई थी। हालांकि जब हम लोग मियां चन्नू से निकल रहे थे तो मोबाइल की बैटरियां चार्ज करके निकले थे, क्योंकि हमें जीपीएस पर रास्ता तलाश करके जाना था। लेकिन दूसरे वाले इलाके से लेकर पक्की पुल तक हम सब की बैटरियां डाउन हो गई थी। तो इस चीज ने हमें काफी परेशान किया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हालांकि हम बैटरियां फुल चार्ज करके निकले थे। तो ये थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी। उम्मीद है आपको और आपके लिसनर्स को पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो फिर चैनल पर अपलोड कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली स्टोरीज के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचाया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफिज।